हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सूरज और आज मैं क्लास 11th के बैंक रिकन्सिलेशन चैप्टर को शुरू करने जा रहा हूँ। मैं इस चैप्टर के थ्रू आपको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के बेसिक और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को करवाऊंगा और मैं इस चैप्टर के थ्रू बहुत आसानी से बीआरएस को कैसे डील किया जाए ये भी बताऊंगा। इस वीडियो का 3 पार्ट आने वाला है, जिसमें पहला पार्ट ये है, बाकी 2 और पार्ट मैं आगे अपलोड करूंगा। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें कैशबुक को पढ़ना होगा। जब तक आप कैशबुक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप बिना कैशबुक पढ़े हुए इस चैप्टर पे आए हैं तो पहले आप कैशबुक को पढ़ लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर पे आइए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को हम शॉर्ट में बीआरएस बोलते हैं। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को समझने के लिए पहले हमको बिजनेस को समझना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बिजनेस में क्या होता है, तो बिजनेस में होता है ट्रांजैक्शन। बिजनेस में होता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन 2 तरह से होता है, एक हम बैंक के थ्रू करते हैं, एक हम कैश के थ्रू करते हैं। तो हमें कैश के ट्रांजैक्शन को नहीं देखना है, हमें कैश के ट्रांजैक्शन को नहीं देखना है, हमें बैंक के ट्रांजैक्शन को देखना है। तो इन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं कैश बुक। तो ये जो कैश बुक है, ये इसका यूज हम करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और कैश के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि कैश को भी नहीं देखना है। तो जो भी बैंक के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जितना भी जो भी हम ट्रांजैक्शन करें, चाहे हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं या कहीं से हमको पैसा मिल रहा है, मतलब रिसिप्ट हो रहा है, पेमेंट रिसिप्ट जो भी हम कर रहे हैं वो सारा हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या बैंकिंग ट्रांजैक्शन सिर्फ हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो जितना भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है वो बैंक में भी रिकॉर्ड होता है, बैंक में रिकॉर्ड होता है। तो ये जो बैंक में रिकॉर्ड होता है ये पासबुक के थ्रू रिकॉर्ड होता है। तो जो भी आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं, जो भी आप रिसिप्ट कर रहे हैं, ये जो भी पेमेंट हो रहा है ये पासबुक के थ्रू हो रहा है, ये पासबुक में हो रहा है। तो इस हिसाब से कैशबुक और पासबुक तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी पेमेंट किए, आप जो भी रिसिप्ट किए, वो सारा तो बैंक से ही हुआ और बैंक उसी ट्रांजैक्शन को पासबुक में रिकॉर्ड कर रहा है और आप उस ट्रांजैक्शन को कैशबुक में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उस हिसाब से कैशबुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ और जो पासबुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ वो तो आपस में बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि कैशबुक में जो बैलेंस होता है और जो पासबुक का बैलेंस होता है वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो इसको बराबर करने के लिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं। अब कुछ बातों को और समझते हैं। कैशबुक में जो भी पैसा हम लोग को मिलता है उसे हम रिसिप्ट साइड में दिखाते हैं और जो भी पैसा हम पेमेंट करते हैं वो हम पेमेंट साइड में दिखाते हैं। लेकिन पासबुक में जो भी पैसा हम लोग को मिलता है वो क्रेडिट साइड में दिखाते हैं और जो भी पैसा हम लोग पेमेंट करते हैं उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं। इसी कारण से रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट साइड ऑफ कैशबुक इक्वल होता है क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक के, और डेबिट साइड ऑफ पासबुक इक्वल होता है क्रेडिट साइड ऑफ कैशबुक के। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रिसिप्ट हम कैशबुक में डेबिट दिखा रहे वही रिसिप्ट बैंक में क्रेडिट दिखा रहे, और जो पेमेंट हम कैशबुक में क्रेडिट दिखा रहे वही पेमेंट पासबुक में डेबिट दिखा रहे। इसी कारण से रिसिप्ट साइड जो डेबिट साइड होता है कैशबुक का वो इक्वल होता है क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक के, और जो डेबिट साइड होता है पासबुक का वो इक्वल होता है पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक मतलब क्रेडिट साइड। तो ऐसा क्यों होता है कि बैंक इन सब चीज़ों को उल्टा रिकॉर्ड करती है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बैंक में आपने पैसा जमा किया तो बैंक आपको एज ए क्रेडिटर ट्रीट करती है। एक तरह से आप सोचे तो बैंक आपको एज ए क्रेडिटर ट्रीट करती है। क्यों? क्योंकि आपने बैंक के लिए आप एक कस्टमर है, और जब आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे होते हैं तो बैंक आपसे पैसा ले रही होती है, तो इसलिए आपको वो क्रेडिट करती है, और जब आप बैंक से निकाल रहे होते हैं तो आपको डेबिट करती है। अब आप देखिए बीआरएस जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? क्या ये बैंक के द्वारा बनाया जाता है? तो नहीं। बैंक क्यों बनाएगी बीआरएस?
बैंक को क्या मतलब है कि भाई आपका कैश बुक पासबुक से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको तो आपने जो ट्रांजैक्शन किया उसको वो रिकॉर्ड करने से मतलब है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपके कैश बुक से आपका पासबुक मैच कर रहा है कि नहीं। तो जो बीआरएस है वो अकाउंट होल्डर के द्वारा बनाया जाता है, मतलब जो बिजनेस कर रहा है उसके द्वारा बनाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक है, इसका मतलब आपने आपके पास जितना पैसा था आपने उससे ज़्यादा निकाला है। और डेबिट बैलेंस इसी कारण से ये अनफेवरेबल होता है। और डेबिट बैलेंस इन कैश बुक इक्वल होता है क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, इसको हम फेवरेबल कंडीशन बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का मतलब है कि जितना आपके अकाउंट में पैसा है उतना ही या उससे कम आपने निकाला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या कारण है कि पासबुक और कैश बुक आपस में बराबर नहीं होता है, जबकि जो भी हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसको हम कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको हम पासबुक में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। टेक्निकली दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो क्या कारण है, किन कारणों की वजह से कैश बुक और पासबुक आपस में इक्वल नहीं होती है? तो इस काउज ऑफ डिफरेंसेस, तो पहला है टाइमिंग। टाइमिंग, अब इसमें क्या है, अगर मान लीजिए आपने किसी को पेमेंट किया, पेमेंट करने के लिए आपने 5,000 का चेक इशू किया, तो हुआ क्या कि कैश बुक में तो आप इसको पेमेंट साइड में दिखा दीजिएगा, आपने कैश बुक में इसे पेमेंट साइड में दिखा दीजिएगा, लेकिन आपने जो चेक इशू किया है वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया है। तो क्या होगा कि आपके कैश बुक से 5,000 तो घट जाएगा, लेकिन पासबुक से 5,000 नहीं घटेगा, आपके बैंक अकाउंट से 5,000 नहीं घटेगा, जिसके कारण बैंक का जो बैलेंस होगा वो इंक्रीज दिखेगा और कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज दिखेगा। या इसका अपोजिट, आपने बैंक में 5,000 रुपया डिपॉजिट किया लेकिन अभी वो चेक क्लियर नहीं हुआ है, तो इस कारण से भी क्या होगा कि बैंक आपको कैश बुक में आपका पैसा इंक्रीज दिखेगा और बैंक में आपका पैसा डिक्रीज दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने कैश बुक में रिसिप्ट साइड में चेक को डिपॉजिट कर लिया है, चेक को रिकॉर्ड कर लिया है रिसिप्ट साइड में, लेकिन बैंक अभी इस चीज को क्लियर नहीं किया है, जिसके कारण बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा है। तो इस कंडीशन में भी आपका जो कैश बुक और पासबुक है दोनों में डिफरेंस आएगा। दूसरा रीजन है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक विदाउट एडवाइस। अब बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बैंक आपको बिना इंफॉर्मेशन दिए ही कर देती है। फॉर एग्जांपल, आपके अकाउंट में इंटरेस्ट डिपॉजिट कर दिया गया, आपके अकाउंट में हो सकता है 1,00,000 रुपया था, उस पर 1,000 का इंटरेस्ट आपको डिपॉजिट कर दिया गया। हो सकता है कि आपके अकाउंट में 1,000 का इंटरेस्ट डिपॉजिट कर दिया गया, लेकिन आपको इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया। तो क्या होगा कि आपके बैंक में था 1,00,000, तो अब आपके बैंक में हो गया 1,01,000, लेकिन कैश बुक में अभी भी 1 ही लाख है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पासबुक इंक्रीज हो गया। या हो सकता है कि आपने ओवरड्राफ्ट लिया हो 1,00,000 का और बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर दी, तो हो जाएगा कि आपका जो अब आपके डेबिट बैलेंस जो आपके बैंक में हो जाएगा 1,01,000 हो जाएगा, लेकिन पासबुक में आपका 1 ही लाख दिखेगा। तो इन सब कारणों से कुछ ट्रांजैक्शंस बैंक अपने द्वारा कर देती है बिना एडवाइस दिए, जिसके कारण पासबुक और कैशबुक में डिसबैलेंस हो जाता है। तीसरा रीजन है मिस्टेक। मिस्टेक दो तरह के होते हैं, एक तो हमारे द्वारा कुछ मिस्टेक हो गया, मान लीजिए हमने रिसिप्ट साइड ऑफ कैशबुक में कुछ ज़्यादा ही पैसा दिखा दिया, या हो सकता है हमने पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक में कुछ कम दिखा दिया या ज़्यादा दिखा दिया, तो उस कारण से भी कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। अब इसमें और क्या हो सकता है, अब मेरे बैंक के द्वारा भी ये चीज़ हो सकता है। मान लीजिए आपके बैंक में जो बैंक है आपको 5,000 का एक्स्ट्रा पैसा एक्स्ट्रा पैसा क्रेडिट कर दे 5,000, तो उस कंडीशन में आपका पासबुक बढ़ जाएगा और कैशबुक नीचे चला जाएगा। तो ये सब कारण है जिससे आपका पासबुक और कैशबुक में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। इस क्लास में इतना ही दोस्तों, और अगले क्लास में मैं आपको इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा।